देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी समेत कई राज्यों के बदलेंगे बीजेपी प्रभारी। आपको बता दें, यूपी प्रभारी के तौर पर सीआर पाटिल के नाम की चर्चा अब तेज हो गई है। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के नाम की चर्चाएं तेज है। वर्तमान में यूपी के प्रभारी है राधा मोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर बदलाव होने जा रहा है। तो मिशन 2024 है और इसको देखते हुए ये बड़ा बदलाव आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि यूपी समेत कई राज्यों के प्रभारी बदले जा सकते हैं। वहीं यूपी प्रभारी के तौर पर सीआर पाटिल के नाम की चर्चा है। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के नाम की चर्चाएं अब तेज हो गई है। वर्तमान में यूपी के प्रभारी है राधा मोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर यहां बदलाव होगा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, यहां पर यूपी समेत कई ऐसे राज्य जिसके प्रभारी बीजेपी के द्वारा बदले जा सकते हैं। यूपी प्रभारी के तौर पर जिसका नाम चर्चाओं में है वो है सीआर पाटिल, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो 2024 से पहले बीजेपी लगातार अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे रही है जो बेहतर ढंग से 2024 के इलेक्शन में परफॉर्म करा सकें। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह है। उनकी जगह पर सीआर पाटिल का नाम काफी चर्चाओं में है, क्योंकि सीआर पाटिल गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और ऐसे में उनका नाम लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं उनको भी दूसरे प्रदेशों में प्रभारी बनाया जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इटावा से सांसद हैं रामशंकर कटेरिया, उनको मध्य प्रदेश में सह प्रभारी बनाया गया है। कुछ इसी तरीके के बदलाव राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में भी होंगे, जहां उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरों को वहां पर जगह दी जाएगी, उनको प्रभार सौंपे जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम शामिल है, जिनको मध्य प्रदेश में प्रभारी या सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए कहीं न कहीं रणनीति के तहत लगातार आगे बढ़ रही है और कोशिश भी कर रही है कि 2024 से पहले जो प्रभारी हैं उनकी तैनाती कर दी जाए, ताकि बेहतर परफॉर्म 2024 के इलेक्शन में किया जा सके। क्योंकि केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों स्तर पर काम कर रही है। जहां एक तरफ संगठन को मजबूत किया जा रहा है, नए चेहरों को जगह दी जा रही है, वहीं सरकार के स्तर पर भी बदलाव की कवायद लगातार चल रही है। जहां केंद्र में उत्तर प्रदेश के कई ऐसी मंत्रियों को बनाने की कवायद है, वहीं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अंदर खाने सुगबुगाहट चल रही है और उम्मीद है आने वाले एक महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं 2024 से पहले कहीं न कहीं जिनको लेकर सरकार और संगठन दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एसके, यूपी का प्रभारी कौन होता है ये देखना होगा और आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाने। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर से खबर आपको बताते हैं, जब माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। गैंगस्टर के मामले पर आज कोर्ट का फैसला टल गया है। 15 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। आपको बता दें, गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए सुनाने वाला था आज फैसला। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज है एफआईआर। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया जा रहा था। इससे पहले भी जो फैसला था वो कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया था। आज की तारीख निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन आज फैसले को टाल दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जुलाई अब अगली तारीख रखी गई है और इस दौरान कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ फैसला आएगा ये देखना होगा, लेकिन गैंगस्टर के मामले में आज जो फैसला है कोर्ट की तरफ से वो टाल दिया गया है। आपको बता दें, एमपी एमएलए आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाने वाला था। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में एफआईआर दर्ज थी। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज फैसला आना था। आसिफ खान हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। आसिफ, क्या कारण रहे, क्यों फैसले को टाल दिया गया? बिल्कुल बता दें, बाहुबली मुख्तार अंसारी जो 13 जून को फैसला आना था एमपी एमएलए कोर्ट में, जो 15 जुलाई को डेट रखा गया। जज साहब छुट्टी पे है 10 दिन के लिए, इसके लिए 15 जुलाई को डेट रखा गया। ये मामला करीबन बहुत दिन से चल रहा था। जो कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी, फिर बसुआ निवासी कपिल देव सिंह की हत्या होती 2010 में गैंगस्टर 4/20 के तहत
चार्जशीट बना, उसी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज चल रहा था और एमपी एमएलए कोर्ट में, जो आज सुनवाई फैसला आना था। किसी कारण जज साहब के ना बैठने के ये फैसला 15 जुलाई को रखा गया। बिल्कुल, लेकिन आसिफ, जानकारी मिल रही है कि क्योंकि आज फैसला सुनाया जाना था और वकीलों का धरना चल रहा था और यही वजह रही कि फैसले को टाल दिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज वकीलों की भी धरना था, तो जज साहब पहले से ही छुट्टी पे थे, 10 दिन के लिए अवकाशी थे। फिर इसके बाद यहाँ की वकीलों को भी धरना प्रदर्शन भी जारी है। देखा जाए तो गाजीपुर में भी, तहसील मोहम्मदाबाद में, मतलब काफी हर जगह पे वकील धरने पे बैठे हुए हैं, जो अपनी मांग को लेकर यहाँ पे अपने कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये क्या कुछ पूरा मामला रहा आसिफ, और अब क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से, देखना होगा। हालांकि अगली जो तारीख है वो निर्धारित कर दी गई है, 15 तारीख को अब अगली सुनवाई होनी है। क्या कुछ फैसला आएगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वही संत कबीर नगर से पूरा मामला है, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भ्रमण, आपको बता दें 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम में व्यापारी सम्मेलन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने वाले हैं लोकसभा संयोजक बनर्जी लाल अग्रहरी और नगर अध्यक्ष सत्यपाल सिंह जज्जी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी है। तो संत कबीर नगर के दौरे पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी हैं और इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं की झड़ी लग गई है। प्रतापगढ़ और देवरिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया है और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को गिनवाया जा रहा है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये विकास योजना काफी अहम मानी जा रही है। आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश भर में सड़कों का जाल बिछाने की ख्याति बटोर चुके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में नितिन गडकरी ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है, भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश नित दिन नए आयाम छू रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों को जनता के नाम तोहफा है। ये तोहफा इसलिए और अहम है क्योंकि सियासी बुद्धिजीवी इसे सियासी सौगात मान रहे हैं, क्योंकि 24 चुनाव के लिहाज से ये कदम अहम माना जा रहा है। प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 8 कॉरिडोर बना रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में 25,000 करोड़ का 520 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर, बंगाल में 19 किलोमीटर की लंबाई
सफाई होगी। इसका डीपीआर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकास परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए सीएम खुद मोर्चे पर हैं और प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ के तोहफे से यात्रा और आसान होने वाली है। प्रतापगढ़ और देवरिया को मिले सौगात की बात करें, सई नदी पर नए पुल का निर्माण होगा, जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, प्रतापगढ़ से अयोध्या की राह आसान होगी। कार्यक्रम भले ही विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का हो, लेकिन मंच से मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, 54 लाख गरीबों को आवास मिला, वैश्विक मंच पर भारत को नई पहचान मिली है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, 9 साल में नए भारत का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो दूसरी तरफ घर घर दस्तक देकर केंद्र राज्य सरकारों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का संदेश भी दिया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाया जा सके, मिशन 80 के लक्ष्य को साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यहां सूत्र के हवाले से खबर आपको बता दें कि सुबह 6 बजे पुलिस लाइन से फोर्स लिया गया। एक बड़ी गोपनीय कार्रवाई की तैयारी में ईडी है, ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मामले में कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि एक बड़ी और गोपनीय तैयारी कार्रवाई की होने वाली है। यहां ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे पुलिस लाइन से फोर्स लिया गया है। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। बहुत बड़ी खबर यह है और बताया जा रहा है सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी गोपनीय कार्रवाई की तैयारी में ईडी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज सुबह 5:30 बजे के करीब पुलिस लाइन से कुछ महिला कांस्टेबल, कुछ पुलिस कांस्टेबल और कुछ दरोगा ड्यूटी के लिए गए हैं ईडी की टीम के द्वारा। ईडी द्वारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की हर कार्रवाई बेहद गोपनीय होती है और अब जिले में चूंकि कार्रवाई होनी है इसीलिए जिले से फोर्स लिया गया है। परंतु ये टीमें कहाँ गई हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, अभी इसका अपडेट आना बाकी है। परंतु शुरुआती बड़ी खबर यही है कि आज राजधानी में ईडी किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। क्या कोई आतंकी गतिविधियों को देखते हुए ये जो गोपनीय यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी वो माना जाए, सुदीप जी? जी देखिए, ईडी आतंकी घटनाओं को नहीं देखती है, पैसों के लेन देन और किसी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी बड़े कनेक्शन की चेन में ईडी काम करती है सामान्य तौर पर। परंतु थोड़ी देर में और विस्तृत आधिकारिक जानकारी आ जाएगी कि ईडी की टीम कहाँ गई है या अभी अपनी कार्रवाई के इंतजार में है। परंतु पुलिस लाइन से पुलिस बल ले लिया गया है। प्लीज क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि कितने पुलिस बल इस वक्त लिए गए हैं और कहां पर फिलहाल ईडी पहुंची है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी अंदर से इनपुट मिल पाया है क्या? देखिए, करीब 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी दरोगा समेत लिए गए हैं ईडी द्वारा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी टीम कहाँ गई है, कहाँ और क्या कार्रवाई की तैयारी है, इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। एसएसपी ने, जो देहरादून के एसएसपी हैं, उन्होंने लाइन से पुलिस बल लिए जाने की पुष्टि की है। चलिए, जैसे ही जानकारी मिलेगी आप हमें अपडेट देना। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए सुदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड की बड़ी खबर। यहां पर उत्तराखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आपको बता दें, इस सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। सुबह 6 बजे पुलिस लाइन से फोर्स लिया गया है और यहां मनी लॉन्ड्रिंग और कहीं ना कहीं कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसको लेकर जांच की जाएगी। इसी बीच आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। नियुक्ति पत्र यहां पर बांटा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर अपने आप में बेहद खास। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के भी प्रावधान लाए। उदाहरण के तौर पर मुद्रा योजना लगभग 25 लाख करोड़ वितरित हुआ है और 60% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत
लगभग 40 लाख वेंडर ग्रुप्स को इसका लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार खादी उद्योग में जो आपने सब्सिडी दी वो लगभग 1 लाख करोड़ टर्नओवर तक खादी उद्योग जा पहुंचा है। जहां पहले खिलौनों का आयात होता था, आज निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज भी ये कार्यक्रम देश के 43 भिन्न भिन्न स्थानों पर एक साथ एक समय में देखा जा रहा है। वो सब लोग आपका संबोधन सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बेचैन हैं। इसलिए और कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और युवा उल्लास और उनकी ऊंची उड़ानों का संदेश लाही है, वहीं भारत के तेजी से बदलते स्वरूप, संकल्पों को सिद्धि में बदलने की गौरव यात्रा और सर्वस्पर्शी विकास की उपलब्धियों का संदेश भी लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। कोशिश और लक्ष्य, जिद और जोश, उद्यम और उत्साह, जज्बा और जीत, ये पहचान है युवा। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, चक्रवात बिपरजॉय को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह की आज इसको लेकर मीटिंग भी होनी है। दोपहर 3 बजे सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी। वहीं एनडीआरएफ की 5 टीमें राजकोट, कच्छ और द्वारका में तैनात है। ज्यादा जनहानि ना हो, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। और इसी बीच जानकारी निकलकर सामने ये भी आ रही है कि गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह की आज मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। पीयूष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर अब मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया है। आज मीटिंग होनी है, इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर बात की है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चक्रवात बिपरजॉय को लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार बैठकें हो रही है। कल भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अधिकारियों के साथ कहीं न कहीं बैठक की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आज वहां के जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनसे फोन पर बातचीत की है और वहां के हालातों के बारे में जायजा लिया है, किस तरीके से वहां की राज्य सरकार तैयारी कर रही है इससे निपटने के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी करीब 3 बजे के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की करीब 5 टीमें, चाहे गुजरात के राजकोट की बात करें या गुजरात के कच्छ की बात करें, गुजरात के द्वारका की बात करें, यहाँ पे तैनात की गई है। ये भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की जा सके। इसके अलावा मेडिकल से जुड़े हुए जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर, ठीक है, हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर होनी है, तमाम जानकारियां यहाँ पर ली जाएगी। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं सीएम योगी का पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क में एक के बाद एक कई बाघों की मौत से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बाघों की मौत पर सीएम किसी चूक को बर्दाश्त करने के मूड में भी नहीं है। अब ये रिपोर्ट आप देखिए। बाघों का ऐशगाह दुधवा नेशनल पार्क इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उनका ऐशगाह अब कब्रगाह बनता जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क में बीते 50 दिन के अंदर 4 बाघ काल के गाल में समा चुके हैं। बाघों की मौत ने सीएम योगी की त्योरियां चढ़ा दी। सीएम का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हटाने के बाद एक और बड़े अधिकारी पर गाज गिरी है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर और बफर जोन की डीएफओ सुंदरेश को हटा दिया गया। बरेली के मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा को दुधवा के फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 3 क्षेत्रीय वन अधिकारियों, 2 उप क्षेत्रीय वन अधिकारियों और 4 वन दारोगाओं को हटाकर अन्य कार्यालयों से संबंध कर दिया गया है।
यानी सीएम योगी अब दुधवा टाइगर रिजर्व में किसी भी चूक को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। दुधवा बफर जोन में 21 अप्रैल को 2 साल के बाघ की मौत हुई। पोस्टमार्टम में अंदरूनी अंगों के काम न करने से मौत की बात सामने आई थी। 21 मई को ही दुधवा बफर जोन के निगासन रेंज में 4 साल के बाघ की मौत हुई। आपसी संघर्ष में श्वास नली क्षतिग्रस्त होने से मौत हुई थी। 3 जून को दुधवा बफर जोन के गांव में 2 साल की बाघिन की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट खाली मिला था। 9 जून को दुधवा के मैलानी रेंज में 6 साल के वयस्क बाघ का शव मिला। आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई गई। दुधवा में एक के बाद एक 4 बाघों और एक तेंदुए की मौत को गंभीरता से लेते हुए वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार सिंह और प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे की समिति गठित कर उसे दुधवा जाकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन मंत्री के नेतृत्व में जांच समिति के सदस्य शुक्रवार रात दुधवा पहुंचे और मामले की जांच करने के बाद शनिवार देर शाम लखनऊ वापस लौट आए। जांच समिति को दुधवा में गश्त और निगरानी में कमी और लापरवाही मिली थी। लखनऊ लौटने के बाद वन मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री जांच समिति के निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं है। खास तौर पर जिस तरह से समिति ने जांच शुरू करने से पहले ही बयान दिए, उससे शीर्ष स्तर पे असहमति जताई गई। इसलिए दुधवा के फील्ड डायरेक्टर और बफर जोन के डीएफओ को हटाते हुए मामले की जांच विशेषज्ञों की समिति से कराने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का सिद्धार्थनगर का दौरा है। सर्किट हाउस में 1 बजे दयाशंकर मिश्र पहुंचेंगे, ये जानकारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे माता मंदिर कठेला में जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे और इस दौरान मंच पर वो क्या कुछ कहेंगे, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का सिद्धार्थनगर का ये दौरा बेहद खास, बेहद अहम है। सर्किट हाउस में 1 बजे वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे माता मंदिर कठेला में जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे और इस दौरान उनका संबोधन भी होगा। संबोधन के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही जाती है, बोली जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक। सद्दाम खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आज के आयोजित किए गए हैं दयाशंकर मिश्र के? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जो है बीजेपी पार्टी जो है वो 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चला रहे। उसी कार्यक्रम के तहत आज सिद्धार्थनगर जिले में जो है आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु आज सिद्धार्थनगर जिले में करीब 1 बजे पहुंचेंगे। 1 बजे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। 1 बजे के बाद वो 2 बजे जो है वो मीडिया के साथ रूबरू होंगे और साथ ही साथ जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में, उन सारी योजनाओं को जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे, ये सारी बातें रखेंगे। उसके बाद फिर जो वहां से प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद जो दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, उनका एक शोहरतगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया, लाभार्थियों का सम्मेलन। उस लाभार्थियों के सम्मेलन में दयाशंकर मिश्र दयालु जाएंगे और जो भी वहां पर लाभार्थी हैं, करीब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1000 से 1500 के बीच वहां लाभार्थी आएंगे। उन लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल के बारे में भी उन लाभार्थियों को बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल रहा, इनके 9 वर्ष के कार्यकाल में क्या कुछ रहा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है वो आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु का सिद्धार्थनगर जिले में दौरा है। वो उसके बाद जो है सम्मेलन खत्म होने के बाद, लाभार्थी सम्मेलन खत्म होने के बाद दयाशंकर मिश्र दयालु वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल। और सद्दाम, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की जा रही है, ये भी तस्वीरें हम जनता तक पहुंचाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।